अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का जो मौजू है वो है इक़्तिबास की तशरीह। इक़्तिबास की तशरीह FPISC के फ़ेडरल बोर्ड के इम्तिहान में तीसरे नंबर का सवाल होता है 9th क्लास में। तीसरे नंबर में ये पूछा जाता है। इक़्तिबास की तशरीह अक्सर तुलबा को बहुत मुश्किल मालूम होती है। इसकी वजह यह है कि तुलबा पूरे तवज्जो के साथ पूरे मज़मून का मुताला नहीं करते। इसके लिए मुताला करना इंतहाई ज़रूरी होता है। मज़मून को याद रखना, मुश्किल अल्फाज के मानी अपने जहन में रखना, इबारत का तसलसल मौजूद होना उनके दिमाग में, जहन में, ये सब बहुत ज़रूरी है, तभी इक़्तिबास की तशरीह मुमकिन होगी। इसके अलावा एक बहुत ज़रूरी जो चीज़ मैं सीखती हूँ वो ये कि तुलबा को बहुत सारे अल्फाज के मायने ही समझ में नहीं आते। मसलन इक़्तिबास की तशरीह, मेरा तजर्बा है कि एक दिन एग्ज़ाम के दौरान बोर्ड के इम्तिहान के पेपर में जब मैं काम की निगरानी कर रही थी तो मुझसे एक तालिब इल्म ने पूछा कि इस सवाल में करना क्या है। तब मुझे उसके इस सवाल से बहुत मदद मिली कि जब मैं अब क्लास में बच्चों को पढ़ाती हूँ तो मैं पहले उनसे पूछती हूँ कि इक़्तिबास किसे कहते हैं। इसका फ़ायदा ये हुआ कि बच्चे जो इस पे गौर किए बग़ैर काम करते चले आ रहे होते हैं, जब वो अल्फाज पे गौर करते हैं तो उनके लिए आसानी हो जाती है कि सवाल समझ में आया हुआ होता है तो वो काम आराम से कर लेते हैं। इक़्तिबास के मायने छाँटा हुआ या मुंतखब किया हुआ होता है, यानी पैराग्राफ जो आप लेते हैं, यानी इबारत का एक हिस्सा जो आपने मुंतखब कर लिया है, असल तहरीर का एक हिस्सा जो आपने मुंतखब कर लिया है, छाँट लिया है, अलग कर लिया है, यानी एक पैराग्राफ ले लिया है। तशरीह का मतलब होता है वजाहत या तफसीर या मुफस्सिल बयान करना। आम तौर पर बच्चे ये समझते हैं कि वो सिर्फ़ मुश्किल अल्फाज की जगह उनके मायने लिख देंगे तो ये तशरीह हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ़ अल्फाज मायने ही नहीं लिखने होते, बल्कि उस इक़्तिबास में लिखे हुए जुमलों की भी वजाहत करनी होती है कि इससे मुसन्निफ़ की क्या मुराद है। अगर हम ये नहीं लिखते तो ये तशरीह नहीं होती बल्कि सलीस उर्दू बन जाती है। फिर तीसरी चीज़ जो है वो है मतन। ये हवाला मतन। मतन क्या होता है? मतन दरअसल असल इबारत को कहते हैं। मसलन मैंने आपके लिए एक पैराग्राफ मुंतखब किया है, एक ऐसे शख्स की हालत, और यहाँ से लेके और फिर वज़ादार वहशी होता है यहाँ तक। तो ये पैराग्राफ कहाँ से लिया गया है? ये आपकी किताब उर्दू की किताब में काहिली मज़मून से लिया गया था। तो ये मतन क्या हुआ इसका? मज़मून काहिली। तो हम इसमें वजाहत करेंगे कौन सा मज़मून? मुसन्निफ़ का मज़मून। तो मतन में हम दो चीज़ें लिखते हैं। पहले तो ये कि ये क्या है, ये सबक है, काहिली है, और दूसरा हम ये लिखते हैं कि इसका मुसन्निफ़ कौन है। यहाँ इससे आगे मैं आपको काम करवाने से पहले ये बताती चलूँ कि ये 6 नंबर का सवाल होता है। इम्तिहान में आपसे 6 नंबर का सवाल पूछा जाता है, जिसमें 1 नंबर आपका ही ये सबक का नाम और मुसन्निफ़ का नाम लिखने का करते हैं। अब हम इसका तरीका सीखेंगे कि कैसे ये काम किया जाता है। काम करने का तरीका ये है कि हम सबसे पहले सवाल नंबर डालेंगे, फिर इक़्तिबास की तशरीह की हेडिंग डालेंगे, फिर इक़्तिबास की हेडिंग डालेंगे। यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में बे लिखा है। जी हाँ, ये इसलिए लिखा है कि इम्तिहान के पेपर में 2 इक़्तिबास दिए जाते हैं, जिनमें से किसी एक इक़्तिबास की हमें तशरीह करनी होती है। जो पैराग्राफ हम मुंतखब करते हैं उसी का नंबर हम यहाँ पर डालते हैं। जिस पैराग्राफ को हमने मुंतखब किया, अगर अलिफ़ का कर रहे हैं तो आप यहाँ पर अलिफ़ लिखेंगे, लेकिन मैंने क्योंकि बे को मुंतखब किया है लिहाजा मैंने यहाँ पर बे ही लिखा है। अब ये पूरा पैराग्राफ मैं नहीं लिखूँगी, लेकिन एक लाइन में ये चंद अल्फाज शुरू के और चंद आखिर के लिखने से एग्ज़ामिनर को ये पता चल जाएगा कि हमने ये पैराग्राफ कौन सा वाला मुंतखब किया है। इसके बाद हम हेडिंग डालेंगे। जवाब लिखने का तरीका क्या है कि हम पहले इसमें हेडिंग डालेंगे, इसमें हवाला मतन की हेडिंग डालेंगे। हवाला मतन क्या है? एक तो ये कि सबक का नाम और दूसरा मुसन्निफ़ का नाम। आपने देखा होगा कि मैंने ये नहीं लिखा सबक का नाम, मुसन्निफ़ का नाम, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। खाली सबक लिख दिया और उसके सामने काहिली लिख दिया, दरमियान में कॉलन यानी 2 नुक्ते ऊपर नीचे रख के डाल दिए। फिर मुसन्निफ़, इसी तरह मुसन्निफ़ का नाम नहीं लिखा बल्कि असल मुसन्निफ़ के आगे कॉलन डाल के और सर सैयद अहमद ख़ान लिख दिया।
ये मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए नंबर डाले हैं कि ये नंबरों की तकसीम कैसे होती है कि हवाले मतन का एक नंबर होता है जिसमें आधा नंबर सबक के नाम के होता है और आधा नंबर मुसन्निफ़ के नाम का होता है। इसके बाद जो हेडिंग डाली गई है वो है मफ़हूम की। ये आम तौर पर अगर आप नंबरों की तकसीम देखें तो इसके लिए नंबर नहीं है, क्योंकि देखें ये हवाला मतन का नंबर है, ये सियाक़ व सबाक़ का नंबर है और ये तशरीह का नंबर है। मफ़हूम का कोई नंबर नहीं है। पेपर चेक करते हुए हमने ये देखा कि मफ़हूम का लिखना और ना लिखना दोनों नंबरों की तकसीम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। लिहाजा अगर आप ये लिख लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि एक मुनासिब तरीका लगता है, महसूस होता है तशरीह करने का। लेकिन अगर ये ना भी लिखें तब भी आपका काम हो जाता है। ये याद रखिएगा, मफ़हूम से मुराद इक़्तिबास का मरकज़ी ख़याल है। इक़्तिबास का मरकज़ी ख़याल है, सबक का नहीं। यानी ये जो आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है, ये देखें ये वाला पैराग्राफ है, यहाँ पर पेज नंबर 16 से मैंने मुंतखब किया है पहला पैराग्राफ। तो आप ये इसको इसी तरह से बताएंगे कि ये इक़्तिबास का पैराग्राफ मरकज़ी ख़याल मफ़हूम में लिखा जाता है कि इसमें क्या बताया गया है। मफ़हूम का मतलब होता है फ़हम, फ़हम हमारी क्या है, हमने कैसे समझा है इसको। सियाक़ व सबाक़, सियाक़ व सबाक़ का मायने होता है कि जो पैराग्राफ, जो इक़्तिबास हमने मुंतखब किया है उसका असल इबारत के आगाज़ से क्या रब्त रहा है। हम अक्सर कहते हैं कि आपने अपनी तरफ से ही बात समझ ली, पूरी बात सुने बग़ैर ही अपनी तरफ से ही आपने मतलब समझ लिया। ऐसा नहीं है। हमें जब किसी बात का मफ़हूम समझना हो तो हमें पूरी गुफ्तगू को बहुत गौर से जायज़ा लेना पड़ता है कि पीछे से क्या मुकालमा चला आ रहा था। इसी तरह से हम मज़मून का जायज़ा लेते हैं कि मुकम्मल मज़मून में आगाज़ से मुसन्निफ़ ने क्या तहरीर करना शुरू किया था और यहाँ आते तक वो क्या बातें बयान कर रहा है। इसको हम सियाक़ व सबाक़ कहते हैं। यानी सबक में पैराग्राफ जिस मकाम पर मौजूद है उससे पहले मुसन्निफ़ ने क्या तफ़सीलात बयान की हैं, यानी आगाज़ से क्या रब्त है, वो हम इसमें बताते हैं सियाक़ व सबाक़ में। ये अमूमन वैसे ये एक नंबर का होता है और अमूमन हम इसको 4 से 5 सत्रों में मुकम्मल करते हैं। 17 लाइन्स को कहते हैं। 4 से 5 सत्रों में मुकम्मल करते हैं। इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इसको हम पैराग्राफ की शक्ल में लिखते हैं। पैराग्राफ के लिए आमतौर पर मैंने अपने तलबा को ये अलामत बताई हुई होती है। इससे मतलब है कि आपने ये 2 फिंगर गैप छोड़ना है और यहाँ से आप लिखना शुरू करेंगे। इस तरफ भी मार्जिन छोड़ देंगे और फिर अगली लाइन यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। ये आपका पैराग्राफ बन जाता है और जहाँ पर जुमला ख़त्म होता है वहाँ पर लाइन को अधूरा छोड़ दिया जाता है। इस तरह से, जैसे फ़र्ज़ करें यहाँ तक जुमला ख़त्म हो गया और फुल स्टॉप आ गया, यह सियाक़ व सबाक़ हो जाता है। उसके बाद इक़्तिबास की तशरीह। इक़्तिबास की तशरीह जो है यही असल सवाल है कि हमने ये सब कुछ हमने जो काम किया है वो सब इस तशरीह के लिए किया है। और आप देखें कि इसी के सबसे ज़्यादा नंबर होते हैं, यानी 4 नंबर की तशरीह होती है। 4 नंबर की तशरीह में हमने आगाज़ जुमले का इस तरह करना होता है कि ज़ेरे तशरीह इक़्तिबास इक़्तिबास में अब हम यहाँ से आगाज़ करते हैं और फिर इसमें हमने इसके एक एक जुमले की वजाहत करनी होती है जो इसमें लिखा हुआ होता है और इसका पिछले मज़मून से रब्त भी कायम रखते हुए फिर हमने इसकी तशरीह वजाहत करनी होती है और इसमें हवाले देने होते हैं कि कौन सी बात किस लिहाज से की गई है। ये हमारे इक़्तिबास की तशरीह हो गई है। मुझे यकीन है कि आपको आज का ये काम समझ में आ गया होगा। वो तलबा जिन्होंने पूछा था, मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात किए थे कि मसलन सियाक़ व सबाक़ लिखना है या नहीं लिखना, हवाले मतन किसे कहते हैं और हमने सवाल लिखना है या नहीं लिखना, सवाल कैसे लिखना है, तो मैंने उनके जवाबात देने की मुकम्मल कोशिश की है। यानी सवाल कैसे लिखना है तो ये सवाल हो गया कि पहले हेडिंग डाली, इक़्तिबास की तशरीह की भी हेडिंग डाली, सवाल नंबर 3 की भी, फिर इक़्तिबास की हेडिंग डाल के और सिर्फ़ एक लाइन में पैराग्राफ वाज़े तौर पे लिख दिया।
ये हमने सवाल लिखने वाला जवाब दे दिया। फिर किसी ने पूछा था कि हवाले मतन लिखना है या नहीं लिखना, उसका भी मैंने बता दिया कि हवाले मतन किस तरीके से लिखा जाएगा। मफ़हूम के बारे में भी मैंने आपको बताया कि ऑप्शनल है, आपका दिल चाहे आप लिख दें और अगर नहीं दिल चाहता तो ना लिखें। सियाक़ो सबाक़ और तशरीह के असल नंबर होते हैं, ये आप प्लीज़ कीजिएगा।